चैप्टर एटम के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एटम चैप्टर है फिजिक्स का, उसके आओ लिखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रदरफोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड पहला इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था इन्होंने, जो एटम है मोस्ट मोस्ट क्या होगी, स्पेस क्या होगी, एम्प्टी होगी, मोस्ट स्पेस एम्प्टी एम्प्टी इन एटम। जो स्पेस होता है एटम में, जैसे ये अधिकतर क्या होता है, खाली होता है, बस यहाँ पे प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, वही कह रहा है, ठीक है ना। एक बात याद रखनी है, फिर उसके बाद क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है, इन्होंने रदरफोर्ड ने कहा थे, एक बात ये याद रखनी है और एक अभी ये याद रखना है, रेडियस जो होगा किसका, एटम का, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर, ये याद ही करना है, ठीक है ना डायरेक्ट। ऐसे ही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की कितनी होती है वैल्यू, न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ये याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया बस। और फिर इन्होंने क्या कहा था, कुछ नहीं, फिर आ जाओ यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर पे। इम्पैक्ट पैरामीटर को किससे डिनोट करेंगे, बी से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/θ, ये याद रखना। बी क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट पैरामीटर, इन्वर्स होता है किसका, एंगल का। फिर क्या याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे दो पी वाई क्यों आए, क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं इसे, अप्रोच, ठीक है ना। ये नहीं याद रखना, याद क्या करना है, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है आर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन में, जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो पी वाई क्यूब दो बार पूछा गया, वो क्या पूछा गया, जो वो पूछता है रेडियस का जो रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू 1/2πε0 जेड स्क्वायर अपॉन में एन वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो पूछता है जेड आर जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एम के। ये वाला पी वाई क्यू आया दो बार, सेम यही क्वेश्चन आया, बस लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। ये हो गया, तो ये फॉर्मूला याद रखना। और कभी कभी एक तो ये वाला पूछा है, और एक बार फोर्स पूछा था, तो फोर्स करके रेडियस ऐसे, उसमें भी क्या होता, E1 E2 दे रखा था, ऐसे दे रखा था, तो Z1 अपॉन में Z2 के था, सॉरी Z1 Z2 के। तो क्या क्या याद रखना है, ये यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लगा लो, इक्वल का साइन लगा लो, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, Z के, ऐसे यहाँ से लिख सकते हो ऐसे ना। और यहाँ पे आर रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के स्क्वायर के, तो आंसर क्या होगा, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये वाला पी वाई का है, ये पूछ सकते हैं कभी। और इससे ये वाला पूछा था, दो चार दिए थे, ये ऐसे करके आर इज इक्वल टू क्या था, Z1 Z2, ऐसे करके एक था पी वाई, ठीक है। मगर उसमें फोर्स पूछा होगा तो वो यार यहाँ पे मत देखो। ये हो गया, ये हो गया रदरफोर्ड का मॉडल, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बस। और ये दोनों याद कर लेना। तो क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच का फॉर्मूला क्या है बताओ, r इज इक्वल टू 1/2πε0 जेड ई स्क्वायर अपॉन में एम बी स्क्वायर, ठीक है ना। रदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या दिया, कौन आया था, बोहर, बोहर मॉडल। बोहर की स्पेलिंग सही है गलत है, बोहर गलत है, वही मैं सोच रहा हूँ, आर ओ नहीं आएगा ना। बोहर मॉडल, इसमें 3 पॉइंट है वो याद रखना है। सबसे पहले जो इन्होंने कहा था, जो ऑर्बिट होती है ना, वो कैसी होती है, स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टेशनरी होती है ऑर्बिट, ठीक है ना। पहले पॉइंट याद रखना है। फिर दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा था, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको किससे लिखते हैं, एल से, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्वांटाइज होती है एन एच अपॉन में 2 पाई, ये भी पी वाई क्यू आर हुआ, ठीक है ना। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम वी आर। तो
तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे, तो पूछा था एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होता है, तो उसमें एक पहले ऑप्शन था क्या होता है, क्वांटाइल होता है। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एल एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या होता है, क्वांटाइल। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइल, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट जो है बोर मॉडल का, वो क्या है, एनर्जी जो होती है इसमें इक्वल टू E2 माइनस में E1। अभी इस पे पी वाई क्यू एक में बाद में कराऊंगा, जब अभी एनर्जी का फॉर्मूला बता दूंगा। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन कह सकते हो, ये बस एनर्जी लिख लो, ठीक है ना। एनर्जी कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1 से, ठीक है ना। अरे जैसे यहाँ से ये ऑर्बिट है, ठीक है ना, गोल ऑर्बिट होता है ऐसे करके, इलिप्टिकल ऐसे करके, तो यहाँ से यहाँ जा गया तो एनर्जी कितनी लगी इसमें, E2, और यहाँ पे E1 थी, तो यहाँ पे एनर्जी कैसे निकालोगे इन दोनों के बीच में, E2 माइनस E1 से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, बस ये 3 पॉइंट बताए थे उन्होंने, और भी बताए थे मगर हमें इंपॉर्टेंट वाले लिखा है, ठीक है ना। तो बोर ने क्या बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइल होता है, जो कि L इज इक्वल टू NH/2 पाई। और फिर क्या है, एनर्जी कैसे निकालोगे, ऐसे ऑर्बिट से एक्सचेंज करेगा, तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अभी इस पे पी वाई के लिए वो बाद में करेंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूले वो लिख दे रहा हूँ जो कि पता याद नहीं करना, बस ऐसे लिख के होने चाहिए, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाले तो मुझे याद नहीं है और याद करने भी नहीं है, बस ये देख के लिखना है। एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो याद करना है वो मैं अभी लिखवाऊंगा, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ये तो बस ऐसे ही लिखना, ठीक है। जेड स्क्वायर डॉट पाई इंटू में एम, इससे क्वेश्चन आते नहीं, बस ऐसे लिखना है अभी। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का जेड स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, ये याद नहीं करना, बस ऐसे ही देखना है, 1/4 पाई जेड का स्क्वायर होगा, और e की पावर 4 इंटू में m अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 m जेड स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h की पावर 4। ये याद नहीं करना, ठीक है ना, बस ऐसे लिख दिया हूँ। अब जो देखो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है चीज, ये है इंपॉर्टेंट। रेडियस कैसे निकालोगे बोहर ऑर्बिट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस r इज इक्वल टू, ये याद रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे पीवाई के आते हैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम में, ब्रैकेट में करके लिख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम क्या हो जाता है, n स्क्वायर बाई जेड, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे ऊपर लिख लो, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, वो क्वेश्चन में देगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट इतनी है। और z क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, जो एटम दे रखा हो उसका एटॉमिक नंबर रख देंगे फॉर्मूला। ऐसे अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.2 इंटू में 10⁶, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर फॉर्मूले में क्या आ जाता है, Z/n, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ किसका निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जेड स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, यही याद करना है, इसमें से ये कुछ नहीं याद करना है, ये याद करना है, इससे प्रिपेयर क्यों आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो ये बात की क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ठीक है। ये भी आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये हो गए फॉर्मूले।
अब यहाँ पे एक बात लिख लो इम्पोर्टेंट करके, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आते हैं। क्या? टोटल एनर्जी, देखो फॉर्मूला कैसे याद रखना, टोटल एनर्जी इधर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी की मगर नेगेटिव साइन के, अभी बताऊंगा इस पर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या होती है, टोटल एनर्जी बराबर किसके होती है, प्लस के पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 के। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वो क्या करेगा क्वेश्चन में देखो क्या कहेगा, ऐसे ऐसे दे सकता है। टोटल एनर्जी दे दी मान लो 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी देखो टोटल एनर्जी के बराबर ही होती है, टोटल एनर्जी के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, मगर क्या होता है साइन निगेटिव का। तो टोटल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, 7.2 होगी मगर निगेटिव साइन में, ठीक है ना। अब यहीं पर तुम्हें पूछेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसी क्वेश्चन में, टोटल एनर्जी देंगे तो टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, तो इसको इधर भेज दो, टोटल एनर्जी में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी की वैल्यू पता है ना। तो 7.2 इंटू में ये ऊपर जाएगा, इंटू में 2, और क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 2 to 4 और 7 दूनी 14, पॉइंट यहाँ लगेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सेम यही होगी, बस नेगेटिव साइन में होगी टोटल एनर्जी की। तो याद रखना जो टोटल एनर्जी होती है वो बराबर किसकी होती है, नेगेटिव साइन में काइनेटिक एनर्जी, और अगर जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 में। और इसके बीच में भी रिलेशन याद रखना, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाती है, टी पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, और इसको ऐसे भी लिख लो यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसी को, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये हो गया। इस पे पीवाई क्यों आते हैं ऐसे, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, ठीक है। ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये वाला यहाँ से निकाल लिया ना, तो ये याद कर लो, ये याद कर लो, कोई कुछ भी याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये हो गया। अब 1 मिनट चेक कर लें क्या बच रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब जो याद करना है वो यहाँ पे आ जाओ फिर से, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को किससे लिख रहा है, एफ से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी याद होनी चाहिए जिस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ओमेगा से लिखना है इसको, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, और करंट का फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना। करंट ब्रैकेट में आई, क्या होता है इनका फॉर्मूला, तो यहाँ पे यहीं पे आ जाएगा, एफ का, ओमेगा का और करंट का फॉर्मूला सब सेम होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू, इससे याद कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, बस एन में आगे एक पावर बढ़ा दो, ठीक है ना। ये हो गया फॉर्मूला, ये भी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसी से आते हैं, या तो इससे या तो ऐसे करके पूछता है। अब तुम लोग मुझे बताना टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। हमें पता है फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड, तो बस इसका उल्टा कर देंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर, ठीक है ना। और ये फॉर्मूले में ये पता होना बहुत जरूरी है कि एन क्या है जेड क्या, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसका तुम लोग लिख लेना, बता दिया मैंने कैसे निकलेगा। अब बचा किसका, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मूवमेंट, इससे पीवाई क्यू आया हुआ 2022 में। मैग्नेटिक मूवमेंट को किससे लिखते हैं, एम से, कैपिटल एम से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एन की, नंबर ऑफ ऑर्बिट के। तो उसमें n1 की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 5 मान लो, हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट जो था, ऑर्बिट की वैल्यू 5 दे रखी थी पहले की, और दूसरी ऑर्बिट जो दे रखी थी उसकी वैल्यू कितनी दे दी थी, मान लो 3। तो पूछा था बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट का m1 अपन में m2 का रेशियो, तो m1 अपन में m2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/3, क्योंकि n1 के प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 5/3, n1 अपन में n2 5/3, ऐसा आया था पीवाई के 2022 में, ऐसे ही कुछ आया था। ईयर तो मुझे नहीं आया, मगर ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है ना।
बस एक फॉर्मूला बचा है किसका, उसका मैग्नेटिक फील्ड का। पहले देख लें रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। हाँ हो तो रहा है। अरे भाई ऐसे दिख भी रहा होगा, टेढ़ा लग गया है। ठीक है दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा दिख रहा है। एक फॉर्मूला बचा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। इससे कोई पी वाई की तो मुझे दिखा नहीं है, मगर तब भी लिखना है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, बी से। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, z की पावर 3 अपॉन में n की पावर 5, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इससे तो पी वाई को मुझे दिखा नहीं। और ये सारे जिस पे इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ याद होनी चाहिए तुमको, उसके फॉर्मूले। और इसमें वो क्या करता है ना, देखो रेडियस पूछेगा, कहेगा हाइड्रोजन है, पहले उसका ऑर्बिट कितना था, मान लो 1 था, पहले ऑर्बिट में था, फिर उस क्या किया, किस ऑर्बिट में कह दिया 3, थर्ड ऑर्बिट में चला गया, R1 की वैल्यू दे दी कुछ 5, तो इसका R2 की वैल्यू निकलवा लेगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, R1 अपॉन में R2, हाइड्रोजन था दोनों में तो Z तो सेम है एटॉमिक नंबर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा N1 अपॉन में N2 का होल स्क्वायर। रेशियो निकालने को कह रहा है तो ये कट जाएगा ना जब रखोगे पूरी वैल्यू, और Z तो 1 ही है तो 0.5 से 0.5 कट जाएगा। N1 कितना दे रखा था उसने, 1, पहले ऑर्बिट में तो 1 का स्क्वायर, और फिर किस में चला गया, तीसरे ऑर्बिट में, तो N2 की वैल्यू क्या होगी 3 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है, ठीक है। R2 की वैल्यू पूछ रहा है तो सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर जाकर मल्टीप्लाई देगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9.45, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों भी दे सकता है, क्या देगा, एक बार हाइड्रोजन है एक हीलियम है, तो यहाँ पे ये भी आएगा फॉर्मूले में, ये भी आएगा, ऐसे आता है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे इस पे। ये हो गया पूरा टॉपिक। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जब वो बोलेगा ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है 5, तो n की वैल्यू कितनी रखनी है 5, मतलब जो भी ऑर्बिट को देगा, जैसे 5 कहेगा तो n की वैल्यू 5 रखना है, कहेगा ऑर्बिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा होगा 7 है तो n की वैल्यू फॉर्मूले में 7 रखना है, ठीक है ना। n की वैल्यू कहेगा, ऑर्बिट की वैल्यू कितनी दे रखा है क्वेश्चन में 3, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मगर वो कहेगा कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो n की वैल्यू 1 नहीं रखना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि n की वैल्यू क्या होगी 2, उसमें से एक ऐड कर दो जब भी वो एक्साइटेड बोलेगा। ये कब, ऐसे कब करना है, ये ऐसे लिख लो, जब वो नंबर ऑफ ऑर्बिट दे देगा डायरेक्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट n की वैल्यू सेम ही रहेगी, n वही रहेगी, मगर अगर वो क्या कहेगा एक्साइटिंग स्टेट कहेगा क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो n1 जो n दे रखा होगा कहेगा फिफ्थ एक्साइटिंग स्टेट है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी n+1, तो यहाँ पे n 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6, ठीक है ना। मतलब एक्साइटिंग स्टेटमेंट जब भी वो बोले और जो n की वैल्यू दे रखा हो 5 तो उसको 6 कर देना, कहेगा फोर्थ एक्साइटिंग स्टेट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है ना, एक ऐड कर देना बस। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल रहा है 5 तो वही कर देना, नंबर ऑफ ऑर्बिट कह रहा है 10 तो n की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 10 ही हो जाएगी, मगर वो कह रहा है एक्साइटिंग स्टेट है 10, तो बताओ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी, एक ऐड कर देना उसमें, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया ना। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कराए या नहीं, चलो कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, टाइम देखते हैं फिर। एक क्वेश्चन करा देना फिर पैटर्न समझ में आ जाएगा कैसे पूछते हैं क्वेश्चन इसका। कौन सा क्वेश्चन कराएं,
ये वाला करा रहा है, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ बोर रेडियस ए नोट, कह रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ए नोट द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, तो R1 की वैल्यू देख रहा है कितनी, R0, ठीक है ना। और हमसे R2 की वैल्यू पूछ रहा है, बोहर ऑर्बिट ऑफ एटम इज गिवन बाय इन सेकंड बोहर ऑर्बिट, तो R2 की वैल्यू पूछा तो R' लिख दो। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है 0.53, 0.53 रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.53 n स्क्वायर बाई जेड अपॉन में 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। ये तो मैं वो कर रहा हूँ लॉन्ग फॉर्म में, अभी इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से 0.3 कट जाएगा और एन जेड तो दोनों में से देखो हाइड्रोजन ही की बात कर रहा है, तो एन जेड की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी 1। अगर कुछ और भी होता हीलियम भी होता तो यहाँ पे 2 रखते, यहाँ पे 2 रखते तो वो कैंसिल हो जाता ऊपर जाके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया n1 का होल स्क्वायर अपॉन में n2 का होल स्क्वायर, ये बन गया ना। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन टर्म ऑफ बोहर ऑर्बिट ए नोट द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी n1 और सेकंड ऑर्बिट में पूछ रहा है तो n की वैल्यू क्या रखोगे 2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, R0 अपॉन में R' की वैल्यू पूछा है, इधर जाके ये इधर चले जाएगा इधर चले जाएगा, तो 4R0 आ जाएगा आंसर, R0 क्या आ जाएगा 4' ये आंसर हो जाएगा, 4R0 ये आंसर है, ठीक है ना। ऐसे आता है क्वेश्चन। अब इसको डायरेक्ट हम कर सकते थे कैसे, 0.3 ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो कटेगा ही ना, रेशियो पूछा है तो z ये लिख सकते थे, ये भी हमें पता है हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो ये कट ही जाएगा नीचे का, तो n1 अपॉन में n2 का होल स्क्वायर बचता, ठीक है ना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है। एक एनर्जी पे करा देते हैं, क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है एनर्जी के टर्म पे, एनर्जी ऑफ ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना, एनर्जी की वैल्यू कितनी रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में कह रहा है हाइड्रोजन के, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट विल बी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है हमसे, तो ई डैश पूछ रहा है, मतलब E1 अपन V2 करते हैं ना, तो ई डैश लिख लिया मैंने E2 को। और इसका हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, क्या होता है फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे तो रेशियो तो ये तो कट ही जाएगा ना, पहले लिख लूँगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मूला क्या होगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये लिखोगे और फिर से ये लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि 2 का पूछना है ना, तो ये कट ही जाएगा, तो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। Z1 अपॉन में यहाँ पे क्या कह रहा है, दोनों में हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो Z1 भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अरे लिख के बताता हूँ क्यों लिखने की जरूरत नहीं है, फिर तुम समझ जाओगे। Z1 का होल स्क्वायर अपॉन में N2 का होल स्क्वायर, देखो क्यों नहीं लिखने की जरूरत है भी पता चलता, Z1 का होल स्क्वायर अपॉन में N1 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा Z2 का होल स्क्वायर अपॉन में N2 का होल स्क्वायर। दोनों हम बात किसकी चल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम की क्वेश्चन में। तो Z की वैल्यू क्या होती है हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 का स्क्वायर अपॉन में N1 कितना दे रखा है, ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू n की वैल्यू क्या होती है 1 का होल स्क्वायर अपॉन में Z2 क्या कह रहा है, सॉरी हाँ Z2 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। ये तो बहुत देर लग रही है मुझे करने में, इसे बहुत जल्दी हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बताओ मुझे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कितनी होगी, कह रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, तो n की वैल्यू 1 रखोगे या 2 रखोगे, 2 रखोगे क्योंकि उसमें एक ऐड कर देते हैं n की वैल्यू, जो बोलता है एक्साइटेड स्टेट तो 2 हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये तो कट ही जाएगा, ये और ये देखो सेम ही है ना, कट किया जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जो ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है। ई डैश निकालना है, ये 4 नीचे आ जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में अपॉन में 4 इज इक्वल टू ये ई डैश इधर चले जाएगा, काट लो, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा
4 3 या 12, ठीक है। आगे ये चले जाएगा 4 4 या 16, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा निगेटिव का, क्योंकि यहाँ निगेटिव का साइन है ना। समझ में आया? ई डैश की वैल्यू निकल गई। इतना पूरा नहीं करने की जरूरत थी, यहाँ पे तो सेम ही है ना जेड, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, ये तो मैं कर रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें पता है ये तो कट ही जाएगा फॉर्मूला में, जब इन दोनों दोनों का रेशियो रखोगे ये कट जाएगा। जेड की वैल्यू दोनों में सेम ही है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम ही है ना। हाइड्रोजन की बात कर रहा है, अगर किसी और की करता तो उसकी वैल्यू जेड की रखते, तो यहाँ पे, और ये एन क्या है, इनवर्स में है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n2/n1 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट अब इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करो। ये हो गया इस पे फॉर्मूले, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पे, वो खुद करना, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। ये सारे, ये वाला, ये कुछ नहीं याद करना, ये इधर वाला याद क्या करना, ये रेडियस कितना होता है बोर ऑर्बिट में, रेडियस इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम में n²/z, ठीक है। फिर क्या याद करना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ v क्या है, वेलोसिटी, ये सब बताने भूल गए। वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2.2 इंटू 10⁻6 इंटू में z/n, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n², ये याद करना है, ठीक है ना। फिर ये वाला पॉइंट याद करना है, ये यहाँ पे लिखा सेम ही तो है पॉइंट। क्या याद रखना है, जो टोटल एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बस उसका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बताओ टोटल एनर्जी कितनी है, 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, माइनस के 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस साइन क्या आ जाता है नेगेटिव, और वैल्यू सेम ही रहती है। और टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, प्लस के पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो तीनों में रिलेशन बना सकते हो, ठीक है ना। ये वाला यही बता दिया, यहाँ पे लिख दिया, बस यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिलेशन लिखा, माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब क्या याद रखना, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और किसका, करंट का, तीनों का फॉर्मूला सेम है। क्या है, इन तीनों का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे लिख के इज इक्वल टू क्या करना है, z²/n³, ठीक है ना, z²/n³। अब टाइम पीरियड का तुम लोग बताना, बस इसका इन्वर्स कर देंगे। फिर यहाँ पे किसका था, मैग्नेटिक मूवमेंट लिखा हुआ था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के, n की, ठीक है ना। इसमें भी आई कराया था अभी। फिर किसका था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू क्या था, n⁻3 z⁻5, z की पावर क्या था, 3/n⁵। ये हो गया अपना, ये याद नहीं करना है, ये इसलिए लिखवाया था, हाँ यहाँ पे ये नहीं याद करना है, मगर ये पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, हाँ ये मैंने इसलिए लिखवाया था कि यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली, ठीक है ना। मास पे क्या देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो इनवर्सली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और ई के क्या ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस 1/e² के, ठीक है ना। ये भी पता होना चाहिए, वैसे इस पे क्वेश्चन तो मुझे दिखा नहीं है एक भी, बस एक है मियोन करके क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, वो उस पे है, वो 2016 में ऐसे कुछ आया था, ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी देखो, एम यहाँ पे कहीं कुछ दिख रहा फॉर्मूला में, नहीं दिख रहा, तो वेलोसिटी यहाँ पे याद ही करना, ये डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये फॉर्मूला नहीं याद करना। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एम की पावर क्या है, 0 है। और वेलोसिटी जो है ई के बताओ कैसे प्रोपोर्शनल दिख रही है, स्क्वायर में डायरेक्टली। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एम के देखो कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। और पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की क्या है, e⁴, तो ये भी याद कर सकते हैं ऐसे। और इससे क्वेश्चन पी वाई की मुझे तो कुछ दिखा नहीं, बस एक आया मियोन पे आया था, ठीक है ना, तो ये इसलिए लिखा था फॉर्मूला। तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास, इस फॉर्मूले से दिख रहा है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v² के। वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, वेलोसिटी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर के। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास के, इनवर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी e⁴ के, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम वही होगा, ठीक है ना, e⁴ के प्रोपोर्शनल होगी और m के प्रोपोर्शनल होगी। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये चार फॉर्मूले।
तो ये भी याद रखना, इस फॉर्मूले में n क्या था, z क्या था, n क्या था नंबर ऑफ ऑर्बिट और z क्या था एटॉमिक नंबर, तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ये हो गया। अब क्या याद करना है, 1 मिनट पहले देख लें कितने मिनट की वीडियो, 30। ओके, अब देखो क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे लिख लो NSL इज इक्वल टू क्या है, n ब्रैकेट में n-1 अपॉन में 2, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में देगा, कहेगा नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी देगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू मान लो 6 दे दिया, ठीक है ना। तो कहेगा फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालो, स्पेक्ट्रल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे आएगा ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो कितनी आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू कितनी जाएगी 6 माइनस 1/2, 6 ब्रैकेट में 5/2, 3 आ गया यहाँ पे, 2 3 6, 15 आ जाएगी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। और ये कब फॉर्मूला यूज करना है, जब वो कहाँ पे आएगा, n हाइड्रोजन दे रखा होगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन दे रखा होगा, या फिर n की वैल्यू कितनी दे रखी होगी 1 पे आ गया, जैसे यहाँ पे था, इसका मतलब क्या है, कैसे देगा, ये यहाँ पे n1 इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, ऐसे n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है, तो यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है, ठीक है ना, 1 पे। क्वेश्चन इसी पे आता है, एक और फॉर्मूला उस पर नहीं आता है, मगर अभी लिखेंगे, ठीक है, ये उसको वहाँ केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तब लिखेंगे, उसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम है, यही सारी बातें चलती हैं, ठीक है ना। ये हो गया नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। अब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का एक फॉर्मूला है, सेम जो हमने पीछे पढ़ गया है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वही है, फॉर्मूला सेम है, बस माइनस वहाँ पे था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, बस वहाँ फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा साइन, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा जो हम पीछे पढ़ के आए थे, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का, क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख देना, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, वहाँ पे क्या था -13.6, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, बस इतना ही याद, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ पे भी क्या था जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पे भी यही है, ठीक है ना। वहाँ पे बस साइन क्या था, माइनस का था, जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था, माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, बस साइन का डिफरेंस, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या याद रखना है, बस अब ये नोट करके पॉइंट लिख लो कि जो एनर्जी जो होती हैं, एनर्जी जो होती है वो जुड़ जाती हैं E1 प्लस E2, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को भी डायरेक्टली जोड़ सकते हैं F1 प्लस F2, मगर वेवलेंथ को ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं, बस ऐसे होता है 1/में λ1 प्लस 1/में λ2, ठीक है ना। तो इस पे पी वाई को आया हुआ लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, λ1 दे रखा था, λ2 दे रखा था, फॉर्मूला जो निकल के आया था वहाँ पे λ1 λ2 ऊपर में λ1 प्लस λ2, ऐसे क्वेश्चन आया इस पे, डायरेक्ट मत जोड़ देना, λ1 प्लस λ2 कर दो, क्वेश्चन पढ़ के दिखाएंगे। अब जो आया था λ3 की वैल्यू आई थी, सो λ3 पूछा था, शायद ऐसे कुछ करके होगा। देखो कह रहा है एनर्जी लेवल जो है ए बी सी ऑफ सर्टेन एटम करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इज ई ए ई बी ई सी, एनर्जी की वैल्यू दे रखा है ए बी ई सी। अब कह रहा है इफ λ1 λ2 λ3 are wavelength of radiation corresponding to transition C to B B to A and C to A respectively, which of the following relation is correct। तो एक तो पहला ऑप्शन दे रखा है लैम्डा जो 3 है इक्वल टू λ1 प्लस λ2, तो ये तो गलत हो जाएगा, वेवलेंथ को हम डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। दूसरा क्या है λ3 इक्वल टू λ1 λ2 अपॉन में λ1 प्लस λ2, तो ये आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर क्या, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 0, नहीं 0 नहीं होता है।
और तीसरा ऑप्शन देखो लेमडा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा 1 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर, ये भी गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे, लास्ट पॉइंट। ये फिगर पहले मुझे कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ठीक है, 8 लाइन बनानी पड़ेगी ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइन है। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज लिमिट, ये भी खत्म हो गया यार, इनफाइनाइट सीरीज लिमिट। ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज लिमिट। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1, नंबर ऑफ ऑर्बिट की क्या है, कितना है, 1 है। यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको आगे भी इसके कुछ पॉइंट है ना, तो इसको थोड़ा इरेज करो। जब n की वैल्यू कितनी होती है, 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट की, तो कौन सी सीरीज होती है, लाइनिंग सीरीज, ये याद रखना है। n इज इक्वल टू अगर 2 होगा तो इसमें कौन सी होती है सीरीज, बाल्मर सीरीज है। भैया क्या होता है, एक मिनट, अब n इज इक्वल टू 2 होता है तो कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज। n की वैल्यू अगर 3 होती है तो कौन सी होती है, लाइमन बाल्मर पार्शियन सीरीज। फिर क्या होती है, n इज इक्वल टू 4 होगा तो कौन सी हो जाएगी, ब्रैकेटेड, और n इज इक्वल टू 5 होगा तो कौन सी हो जाएगी, पीफन। ठीक है ना, बस इतनी याद रखनी है 5 तक। ये तो वैसे ही मैंने बना दी इतने सारी लाइन। n इज इक्वल टू अगर 3 है तो कौन सी हो जाएगी, पहले n इज इक्वल टू 2 वाली बाल्मर, बाल्मर सीरीज। n इज इक्वल टू 3 है तो लाइमन बाल्मर पार्शियन सीरीज। ठीक है, पार्शियन। n इज इक्वल टू अगर 4 है तो कौन सी हो जाएगी, पार्शियन ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड, ब्रैकेटेड सीरीज। ठीक है ना, ब्रैकेटेड। n इज इक्वल टू 5 है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू 5 है तो कौन सी हो जाती है, पी1। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये याद रखना है, इससे एक बार पीवाई को पूछा गया, लाइमन किस रीजन में फॉलो करेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये जो लाइमन वाली सीरीज है ये किस रीजन में आएगी, अल्ट्रावायलेट में। बाल्मर वाली किस में आएगी, ये याद रखना है, यूवी विजिबल में। ठीक है ना, विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में, ये पीछे पढ़े हम लोग। ठीक है ना, कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वाली चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है ना, मगर ये कहाँ लाई करेगी, ये यहाँ पर लाइमन किस में आती है, पूछेगा तुमसे लाइमन कौन से रीजन में आएगी, ऑप्शन देगा इंफ्रारेड, विजिबल रे, और या फिर रेडियो वेव या अल्ट्रावायलेट, तो हमसे क्या जाएगा, अल्ट्रावायलेट। ऐसे क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, विजिबल में पूछा, अल्ट्रावायलेट विजिबल, और पार्शियल सीरीज में लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड। ये सारी किस में लाई करेंगे, इंफ्रारेड रीजन में, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। ठीक है ना, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। ठीक है ना, तो क्वेश्चन जो PIQ पूछा था वो ये है कि बाल्मर सीरीज बताओ किस रीजन में आती है। ऑप्शन था अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव या फिर विजिबल। कौन सा क्या था, विजिबल, विजिबल रीजन में। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब देखो क्या है, अब इनका फिगर में बनाना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 2 से आ रही है यहाँ पे, इसको यहाँ बनाओ। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई, L1 लाइमन 1 सीरीज। ये 2 3 से कहाँ पे आ रही है, 2 1 पे, ये क्या हो गई, L2। ऐसे यहाँ से आ रही होगी 3 से, क्या होगी, 3 नंबर ऑफ 3 ऑर्बिट से किस पे आएगी, पहले पे, तो इसे क्या कहेंगे, L3। यह भी वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अगर इनफाइनाइट से आएगी तो एल इनफाइनाइट कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगी, एल इनफाइनाइट। अभी ये क्यों लिख रहा हूँ, अभी पता बता दूँ। ठीक है, अगर ये हो गया लाइमन के लिए। ठीक है ना, अगर बाल्मर की हमें पहले कहाँ से आएगी, थर्ड से ही तो आ सकती है 2 पे, तो यहाँ से थर्ड से कहाँ पे आएगी, 2 पे, तो ये क्या हो जाएगी, B1। बाल्मर के लिए किससे लिखना है, B से, B1 हो गई। ठीक है ना, दूसरी कहाँ से आ सकती है, यहाँ से आ सकती है, चल यहाँ
ये यूज़ करके देखेंगे। ये नया है क्या? नहीं, ये नया नहीं है। ये क्या हो जाएगी B2। ऐसे यहाँ से B3 आएगी मगर हम डायरेक्ट यहाँ से ला बैठे ना, तो ये क्या हो जाएगी B इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही पार्शियल के लिए बताओ सबसे पहले कहाँ से आएगी? पार्शियल के लिए कहाँ से आएगी सबसे पहले लाइन? B4 से तो आएगी, B4 से B3 पे तभी तो होगा। यहाँ से यहाँ पे आएगी, ये क्या हो जाएगा P1 पार्शियल। यहाँ से आ सकती है, हम डायरेक्ट कहाँ से ले आओ इनफाइनाइट से, यहाँ से भी आ सकती है मगर हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं डायरेक्ट P इनफाइनाइट। P1 की हाँ ब्रैकेट की बताओ कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? BR से लिख लो ब्रैकेट को, BR1, फिर इनफाइनाइट से आएगी। ठीक है ना। अब देखो ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, ये यहाँ से याद क्या करना, बस ये देखो, ये नहीं था, ये तो चल रहा है मार्कर, इसे सही से बनाओ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा N1 N2, ये लिख लो सही से बस, N1 N2 है तो बाद में सीरीज कहेंगे, N3 है तो पार्शियल। ठीक है ना, ये तब दिख रहा होगा। अब देखो याद क्या करना है, ये बस पहले ये लगा देखो, लाइमन से बार्मर, बार्मर से पार्शियल, पार्शियल से ब्रैकेट, ब्रैकेट से P1, ऊपर जाएंगे ना तो वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिख लो ऑर्डर वेवलेंथ का, वेवलेंथ का ऑर्डर तुम लोग खुद बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा? P फंड का, P फंड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा P फंड। ठीक है, फिर ऐसे ही किसकी, फिर इसके बाद किसकी होगी? ब्रैकेट की, फिर इसके बाद किसकी होगी? पार्शियल सीरीज की, इसके बाद बार्मर की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? लाइमर की। ठीक है ना। याद रखना कि एनर्जी क्या याद रखना, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वेवलेंथ की। ये पता ही हमें। अरे कैसे पता है? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की, एनर्जी इज इक्वल टू HF पढ़ा था, तो एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हो? C/λ। तो एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो एनर्जी कम। ये वाला रिलेशन पढ़ा था ना पीछे, जो नेचर ऑफ मैटर में सबसे पहला फॉर्मूला जो लिखवाया था यही था। ठीक है ना। तो जब देखो, जब यहाँ से एनर्जी ऊपर जाना तो ज़्यादा होगी, तो एनर्जी सबसे कम बताओ किस में हो जाएगी? सबसे कम एनर्जी इसी में होगी, P फंड में, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है किस में? P फंड में, तो एनर्जी सबसे कम किस में हो जाएगी? P फंड में। ठीक है ना। तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिख लो, इसका उल्टा कर दो बस। ठीक है ना, खुद लिख लेना, बताओ क्या होगा? एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? लाइमन की, बस इसी को ऐसे कर दो उल्टा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बता देना। अब जो मैं यहाँ पे ये लिख लिया, मगर तुम इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किस, वो एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होगी? ये रिलेशन हमें पता है। बताओ सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? L1 में, L2 में, L3 में, इनफाइनाइट में, किस में? पहले इसमें बताओ किस में होगी। तो यहाँ पे एक बात याद रखो, जो जितनी दूर से आएगा ना उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कहीं लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जो जितनी दूर से आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अगर इसमें ही कंपैरिजन करना है लाइमन में, तो देखो दूर से कौन आ रहा है? इनफाइनाइट वाला कहाँ आ रहा है? इनफाइनाइट से, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इनफाइनाइट की, फिर L3 की, क्योंकि ये देखो यहाँ से आ रहा है ना L3, फिर L2, फिर L1। तो जो जितनी दूर से आएगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। ये एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, L2 फिर L1। फिर अब ब्रैकेट हमें पता है इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ब्रैकेट की, P फंड की, इनकी बार्मर की ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इसमें इन तीनों में बताओ किसकी ज़्यादा होगी? जो दूर से आएगा इनफाइनाइट से आ रहा है, फिर ये यहाँ से आ रहा है इतनी दूर से, फिर ये कम से आ रहा है B2 फिर B1। फिर इसके बाद एनर्जी किसकी होती है? पार्शियल की, तो P इनफाइनाइट की होगी, फिर P1 की होगी, फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी?
बी आर वन की, और यहाँ पे इन्फाइनाइट भी था मगर या ऐसे लिख लो बी आर इन्फाइनाइट की, ठीक है ना, फिर बी आर वन की, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर याद रखो, या तो ये याद रख लो, ठीक है ना, और ये पॉइंट याद रख लो बस। ठीक है, हो गया चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो जो इम्पोर्टेंट है बहुत। वेव नंबर का फॉर्मूला 1 में लैम्डा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, ब्रैकेट में 1 में n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 में n2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो लाइमन के लिए अगर बनाना है फॉर्मूला, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या आएगी 1, n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है, लाइमन के लिए। और बारमन के लिए यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी रखोगे 2। यहाँ पे कोई आ गया था इसलिए मैं वो सुन रहा हूँ। n1 की वैल्यू लाइमन के लिए क्या हो जाएगी 1, और n2 की क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5, ठीक है। बारमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 3 4 5, ठीक है ना। और पार्शियल के लिए क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 4 5 6, ऐसे ऊपर भी होते हैं, ठीक है ना। और ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के लिए n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, n2 क्या हो सकता है 5 6 7, ऐसे ऐसे n1 अगर वो पी फंड के लिए बोलेगा तो n1 की वैल्यू कितनी हो सकती है 5, और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 6 7, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जो भी वो बोलेगा कहेगा बाल्मर सीरीज है, तो ये वाला बाल्मर सीरीज है, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और वो बोलेगा थर्ड एक्साइटेड स्टेटमेंट, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे 1/λ की वैल्यू आ जाएगी। ये वो तो वेव नंबर पूछेगा या वेवलेंथ पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा तो जो भी वैल्यू आएगी फिर इधर क्रॉस कर देते हैं, आ जाते हैं, ठीक है ना, वो तो मैथमेटिक्स है फिर, ठीक है। अब एक बात और याद रखना, वो क्या बोलता है क्वेश्चन में लास्ट लाइन से आ रहा है, लास्ट लाइन से कहाँ आ रही, बाल्मर सीरीज पे, ठीक है ना। तो लास्ट, इसका मतलब क्या होता है, लास्ट लाइन से आ रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 1/बाल्मर के लिए बनाओ, 1/λ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर आर, कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है बाल्मर पे, तो n की वैल्यू क्या रखोगे, बाल्मर के लिए n की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट रखोगे ना, लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट से आ रही है, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला 0, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर आर अपॉन में, इसे सॉल्व कर लो 1/4, ठीक है ना, ऐसे। अब वो आर की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में, जेड की वैल्यू खुद रख लोगे, एटॉमिक नंबर जो भी दे रखा हो, हीलियम के लिए पूछो, किसके लिए पूछो, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही बस। तो पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पे कहाँ लिखूँ, जब भी वो लास्ट लाइन बोले, लास्ट लाइन आ रही है किसी भी सीरीज में, तो वहाँ पे जो n1/n2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। और वो तो यहाँ पे देख लो, पहले देख लो आ रहे हैं, फ्री पॉइंट लिख लेते हैं, आ तो रहे यहाँ तक। कैसे क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन मीन्स इसका मतलब क्या होता है, n2 जो फॉर्मूले में है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, नहीं होती तो इनफाइनाइट है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है 1/n2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो याद रखना है, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, वो क्या कहता है, हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ जो चाहिए इस फॉर्मूले में किसी भी रखेंगे, तो हमें कहता है लैम्डा क्या चाहिए, मैक्सिमम। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, वेवलेंथ कब मैक्सिमम होगी, जब यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या होगी ना, जस्ट उसके बाद वाली होगी। कहेगा लाइमन में बताओ मुझे वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो n1 तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, तो n2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, मतलब एक जस्ट उसके बाद वाली लाइन n2। कहेगा
मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ बार्गमन के लिए निकालनी, तो 1/λ जेड स्क्वायर आर अपॉन में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके ऊपर वाली वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो लैम्डा मैक्सिमम मतलब कि कैसे निकालोगे, जो भी सीरीज होगी उसके एक ऊपर वाले की वैल्यू हो जाएगी इंटू, तो ऐसे लिख लो जो भी जो भी होगा, क्या जो भी होगा, कुछ कर रहा हूँ मैं, जो भी होगा n1 की वैल्यू उसमें क्या होगा उसके बाद वाली वैल्यू, समझ जाओ यार लैम्डा मैक्सिमम कैसे निकालोगे। चलो एक करके दिखा देता हूँ, तो फिर क्या लिखूँ इसके लिए, जो भी होगा n1 उसमें एक ऐड कर दो, n2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे लिख लो ना, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n1 प्लस 1 की वैल्यू, ठीक है ना। फॉर्मूला नहीं है बस ये याद रखना, ठीक है ना, याद रखना है। जैसे कि तुमसे क्वेश्चन में कहेगा वो, मुझे बता दो तुम लैम्डा निकालना मुझे मैक्सिमम फॉर ब्रैकेटेड सीरीज, ब्रैकेटेड सीरीज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/λ मैक्सिमम, यहाँ पे लैम्डा ब्रैकेट के लिए 1 का होल स्क्वायर जेड इज 1 अपॉन में ब्रैकेट कौन सा होता है, n1 की वैल्यू क्या होती है ब्रैकेट में 4 का होल स्क्वायर, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कह रहा तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 5 का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे देता है, ठीक है, रेशियो पूछ लेता है, कहता है वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेटेड का रेशियो और मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पार्शियल का रेशियो बताओ कितना आ जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मगर इससे सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, मगर एक अलग से मैं लिख रहा हूँ उससे फास्ट होगा, तो क्वेश्चन को बस मैं लिख के छोड़ दूँ, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा। बस ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 1, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, जब n इक्वल टू 1 होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। टोटल एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है नेगेटिव साइन, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी बस इसका नेगेटिव कर लेंगे, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 3 पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 4 पे क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.85। ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मगर ये क्वेश्चन तेजी कर फास्ट करने तो इससे होता है ना, वही वाले वेवलेंथ वाले जो भी फॉर्मूला बताया था, ठीक है, n इज इक्वल टू 5, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला क्या वैल्यू होगी इतनी होगी, ठीक है ना। टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल लो, बस क्या करना है माइनस कर दो, माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे आ जाएगी टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है माइनस कर लो इसमें से इसको, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ जाएगी 13.6 में से 3.4 माइनस करेंगे तो इसमें एनर्जी का चेंज कितना आ जाएगा, यहाँ पे एनर्जी का चेंज कितना आ जाता है 0 कह रहा हूँ 12.2 10.2 सॉरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नहीं था भाई, ये नया लेके आया था और ये पुराना वाला चल रहा है, इसको ऐसे
अरे इसमें से देखो ये कैसे निकालना है, चेंज निकालना है एनर्जी में। तो 13.6 माइनस 3.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे इसके लिए एनर्जी का चेंज निकाल लो कितना आएगा। तो कितना आएगा, कैसे निकालोगे, 13.6 माइनस 1.5 कर दोगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे लिखो है, मैं डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे इसके लिए निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो चेंज कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से क्या माइनस कर देंगे 0.85, तो कितना आ जाएगा 13 के लगभग आ जाएगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा 12.75, कितना आ जाएगा एनर्जी वोल्ट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ये चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है ना, एंड N1 के बीच में जो चेंज आ रहा है एनर्जी का वो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N3 और N1 के बीच में जो चेंज आ रहा है वो कितना है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N4 और N1 के बीच में एनर्जी का चेंज आ रहा है 12.75 आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे इसके लिए भी निकाल सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, E माइनस हो जाएगा इसमें से। ठीक है ना, अब देखो जो यहाँ पे बात याद रखनी है, अगर कुछ याद रखना है तो ये वाले फॉर्म ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज, टोटल एनर्जी में बस माइनस साइन लगा देंगे, है ना। और ये तो फिर निकाल ही लोगे, जब ये दोनों पता है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा 2। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे याद रखना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे n की वैल्यू देखो बढ़ रही है ऊपर, n1 है फिर 2 है फिर 3, तो n की वैल्यू बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ वैल्यू ऊपर बढ़ रही है घट रही है। तो पहले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, या जब n की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। टोटल एनर्जी बताओ बढ़ रही है कम हो रही है, टोटल एनर्जी बढ़ रही है, मत कहना कि कम हो रही है सर, मतलब भैया अरे सर कौन क्या निकल गया मुझसे। ठीक है, अबे भैया माइनस में देखो कम हो रही है तो मतलब बढ़ रही है ना, 1 के करीब आ रही है। देखो पहले माइनस में, फिर माइनस 3.4 है, फिर माइनस 1.5 है, फिर 0.18 है, फिर 0.5 है माइनस का, फिर क्या होगा आगे करते जाएंगे तो 1 के करीब आ जाएगा ना, तो बढ़ रही है ना, तो टोटल एनर्जी तो बढ़ रही है। ठीक है, और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद कर सकते हो कि जब नंबर ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू बढ़ती है, ऐसे n इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो n की वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है, दिख रहा है हमें। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, दिख रहा है। और टोटल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, दिख रहा है, 1 के करीब जा रही है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बस अब एक पॉइंट बचा, उसको करें फिर खत्म चैप्टर। एक एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 लाइन, 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे n की वैल्यू लिख लो, n इक्वल टू कितना है 1, इसको थोड़ा छोटा करो, n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1, n इक्वल टू कितना है 2, n इक्वल टू कितना है 3, n इक्वल टू कितना 4, n इक्वल टू कितना 5। ठीक है ना, ऐसे इनफाइनाइट तक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी की वैल्यू किससे निकल रहा है, ई नॉट से, लैम्डा इन लैम्डा नॉट होगी यहाँ पे वैल्यू। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाय 4, हाँ आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ई नॉट बाई 4। ठीक है, लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 लैम्डा नॉट। ठीक है ना, क्या करना है, बस इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई 9 हो जाएगी, स्क्वायर करना है। ठीक है ना, उसको
3 का, तो 3 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में अपन क्या आ जाएगा 9, और लैम्डा को कैसे लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस, लैम्डा नॉट की वैल्यू होगी। बताओ ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और बस 16 ऊपर मल्टीप्लाई करके लैम्डा नॉट लिख दो। यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट बाई 25 कोमा लैम्डा क्या हो जाएगा 25 लैम्डा नॉट, ठीक है ना। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, एनर्जी, इन दोनों के बीच में, ठीक है, n1 और n2 के बीच में यहाँ पे, तो कैसे निकालोगे ये देखो, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ई नॉट बाई 4 है, यहाँ क्या है ई नॉट है, यहाँ पे अपॉन में क्या है 1 है, इसके नीचे दिख रहा है हमें, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आ जाएगा 3 ई नॉट लिखो अपॉन में 4, ठीक है ना, और लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, इसको बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 नीचे ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 4 लैम्डा नॉट बाई 3, ठीक है। अब ऐसे इसके लिए लिखो, इनके बीच में क्या हो जाएगी एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या करो 9 माइनस 1 8 हो गया, ई नॉट लिखो बाई 9, ओह गलत हो रहा है भाई कुछ, सो इसके बीच में क्या निकाल लो, इसके बीच में निकालो ना, इन दोनों के बीच में एनर्जी निकालो, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी निकल गई, एनर्जी डिफरेंस, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालो, इसकी और इसकी, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 ई नॉट बाय अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 36, कौन इसको उल्टा करके लिख दो, लैम्डा नॉट 36 लैम्डा नॉट बाई 5। अब इसके बीच में एनर्जी निकाल के बताओ कितनी होगी, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 कितना होगा 7 ई नॉट, आ रहा हूँ, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 ई नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 16 इंटू में 9, लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 इंटू में 9 लैम्डा नॉट बाई 7, ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया चैप्टर। और आर नॉट कैसे लिखोगे, लैम्डा नॉट के यहाँ बस अगर रेडबर्ग के कांस्टेंट के फॉर्म में पूछ ले, ठीक है, हो गया।